गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो भूगोल है, भूगोल के चैप्टर नंबर 10 है, इसके मानव बस्ती, क्या नाम है, मानव बस्ती, इसके अभ्यास पसंद देखेंगे साथियों। क्या नाम है, भूगोल का चैप्टर नंबर 10वां देख रहे थे, मानव बस्ती के अभ्यास पसंद देखेंगे, क्योंकि हमने इसके सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। तो शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास से वंचित ना रहे साथियों। तो पहला का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नगी नगी ने नदी तट पर अवस्थित है। तो भोपाल है साथी, जो नदी तट पर अवस्थित नहीं है साथी। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा अंग नहीं है। तो ये हो जाएगा घ। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। क्या है, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो गंगा के जलोढ़ मैदान होते हैं, उस बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ण अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। तो बृहन, बंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये अपने पदानुसार क्रम के अनुसार क्रमबद्ध जमे हुए हैं। दूसरे का पहला है कि गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रक्रिय होता है। ये तो उत्तर बताया गया, ब्रिटिश शासन काल में इन नगरों का उदय गैरीसन नगरों के रूप में हुआ है। ये छावनी नगर भी कराते, जिसको छावनी नगर कहते हैं, उनको गैरीसन नगर भी कहते हैं। छावनी नगर आपको याद रखना है। अंबाला, जालंधर, महो, बबीना, उधमपुर आदि गैरीसन अथवा छावनी नगर बोलते हैं। यानी कि कहते हैं कि ऑटो वाले के, भाई साहब मुझे छावनी तक ले चलो, मुझे छावनी तक छोड़ दो, इस प्रकार से कहते हैं ना, वो छावनी होती है। अगर है कि किसी नगरीय नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या, उच्चतम घनत्व तथा उसका बड़ा भाग द्वितीयक व तृतीयक उच्च स्तरीय व्यवसायिक, प्रशासनिक, प्रबंधकीय सेवाओं, आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने से किसी नगरीय संकुलन की पहचान आसानी से की जा सकती है। यह क्या कहलाती है, संकुलन की परिभाषा पहचान क्या होती है, इस प्रकार से पहचान की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की अवस्थिति के कौन कौन मुख्य कारक होते हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जल के अभाव में, मरुस्थलीय प्रदेश में जल के अभाव में जल संसाधन का अधिकतम उपयोग हो सके, इसके लिए यहाँ सहंत बस्तियों की अवस्थिति को अनिवार्य बना दिया गया है। हिसाब क्लियर। सहंत बसंत सभी मैंने आपको ऊपर बता दिए, मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा। चौथा क्वेश्चन है कि महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुल से किस प्रकार अलग होते हैं। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर के नाम से जाना जाता है साथियों। जबकि नगरीय संकुल कई विस्तृत नगरों व महानगरों के विकास तथा विस्तार के परिणाम स्वरूप उनके आपस में प्रकार्यात्मक अंतर संबंध बन जाने के कारण विकसित होते हैं। इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है तथा घनत्व भी उच्च होते हैं साथियों। किन क्या होते हैं, प्राकृतिक नगर महानगर जुड़ जाते हैं और उनकी संख्या भी ज्यादा होती है। जैसे मेगा सिटी होती है, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा संख्या, 50 करोड़ से ज्यादा संख्या निवास करते हैं। तीसरे का पहले बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए, उनके बारे में सोचते हैं, उन्हें विवेचना कीजिए, यानी कि सर्च कीजिए। विभिन्न भौतिक पर्यावरण में बस्तियों के प्रारूप के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो भारत में मानव बसाव के आकार और प्रकार के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के 4 वर्गीकृत भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखो साथियों, गुच्छित संकलन तथा कहें गुच्छित संकलित अथवा केंद्रीकृत गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों तथा का एक सहन अथवा संकुलित प्रारूप होता है, जो कि इसके चारों ओर फैले खेतों, खलिहान और चारागाह से प्रत्येक अलग होता है। संकुलित प्रारूप में ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करके गलियां व मुख्य मार्ग होते हैं। आए समझ में, जैसे आयताकार, अरेखीय इत्यादि, आयताकार हो गया इत्यादि, और रेखीय हो गई, और चंद्राकार हो गई, अर्धगोलाकार, इस प्रकार से वर्ग हो गया वर्त। इस प्रकार को भारत के उपजाऊ जलोढ़ मैदान, उत्तरी पूर्वी राज्यों, मध्य भारत तथा राजस्थान के जल अभाव वाले क्षेत्रों में कुचित अथवा संकुलित बस्तियां पाई जाती है। सुरक्षा या प्रतिरक्षा कारणों से भी लोग सहत गांवों में रहते हैं। क्लियर हुआ। अगला दूसरा है अर्धगुच्छित बस्तियां। तो अर्धगुच्छित बस्तियां प्राय किसी बड़े क्षेत्र के विखंडन का परिणाम होता है। इसके परिणाम समाज का कोई वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से अलग थोड़ी दूर पर रहने लगता है। गांव के केंद्रीय भाग पर प्रभावशाली लोग काबिज रहते हैं। क्या रहते हैं, काबिज रहते हैं।
ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान तथा राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। क्लियर हुआ। अगली बस्तियां थी फिर पल्ली बस्तियां। तो देखो, जब जब कोई बस्ती भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है किंतु उनका सबका क्या नाम है, उन सबका नाम एक ही रहता है। इस इकाई के देश के अलग अलग भागों के स्थान ये स्तर पर पाना, पाडा, पाली, नगला, डाणी इत्यादि कहा जाता है। यह विखंडन प्राय सामाजिक एक मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न में गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ तथा हिमालय की निचली घाटी में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा की आगे आते हैं परिक्षिप्त बस्तियां। तो परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप भारत के मेघालय, उत्तरांचल, हिमालय भूभाग की अत्यधिक विखंडित प्रकृति वाले स्थानों पर देखने को मिलती है। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार के लिए अनेक कारक दशाएं उत्तरदायी होते हैं, जैसे भौतिक कारक, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता। सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, सामाजिक संरचना, जाति और धर्म, सुरक्षा संबंधी कारक होते हैं, चोरी और डकैती से सुरक्षा, ये यहाँ पर नहीं है। क्लियर। सुरक्षा संबंधी कारक में आते हैं चोरियां और डकैती से सुरक्षा पाना। अगला प्रश्न है साथी पे तीसरे का दूसरा कि क्या एक प्राकृतिक वाले नगर की कल्पना की जा सकती है? नगर बहुप्रकारात्मक नगर क्यों होते हैं, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है साथी। ऐसे टिप्पणी लिखनी है कि आपको 5 में से 5 नंबर प्राप्त हो जाए। तो देखो, नगर अपने प्राकार्यों में स्थिर है नहीं है, कहें नगर अपने प्रकार्यों में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण विशेषकर नगरों के प्रकारों में परिवर्तित हो जाना है तथा वे लोगों की अनेक सेवाएं प्रदान करने वाले आर्थिक नोड के रूप में कार्य करते हैं। ओके, अतः वर्तमान समय में एक प्रकार वाले नगर की कल्पना नहीं की जा सकती। तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा लोगों की इच्छाओं व आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नगरों को महानगर तथा उसके बाद में मेगा नगर में बनने समय नहीं लगती। 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी। कब? 20वीं शताब्दी में 11 गुना बढ़ी। भारत की 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगरों में रहती है तथा कुल नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भारत के 6 मेगा नगरों में निवास करती है। लोगों की आवश्यकताओं बढ़ने पर विशेषकर नगर के महानगर और उसके मेगा नगर बनने बहुकार्यात्मक बन जाते हैं, जहाँ लोग वाणिज्य, व्यवसाय, प्रसार, परिवहन अन्य प्रकार की स्तरीय सेवाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रकार्य उतने अनधिकृत हो जाते हैं कि नगर किसी विशेष वर्ग में नहीं किया जा सकता, बल्कि नगर के विशेष किसी प्रकार के लिए जाने जाते हैं। जैसे दिल्ली के नेहरू प्लेस कंप्यूटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए लाजपत राय मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए था गांधीनगर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। क्लियर है साथियों? नवा अध्याय तक वो भी आ गए, नवा ने 10 क्लियर। एक हमारे एक मुक्त हो चुकी है। क्लियर हुआ। अब कल हम इसके बता दूंगा मैं आपको क्या देखेंगे क्या नहीं देख। क्लियर। किताब को पढ़े और